आप सबका स्वागत है बैंक खाते यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो मई मंथ का जो आरबीआई न्यूज़ है उसके सेबी न्यूज़ है उसको ख़त्म करेंगे। और ये जो सीरीज़ है हमारी ये आरबीआई हब के नाम पे जाना जाता है, आरबीआई मैपिंग हब के नाम से जाना जाता है। और ये पिछले बार हो नहीं पा रहा था तो इस बार कर रहा हूँ और भी थोड़ा सा वीडियो भी लेट हो गया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो पहले तो आरबीआई के जितने भी न्यूज़ को खत्म करता है। तो आरबीआई ने रियलाइज़ कर दिया नॉर्म्स फॉर एफपीआई। एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू बाय लोकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो जो लोकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसको भी खरीद सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म डेप्ट है, लिमिट है इन्वेस्टमेंट, उसको रिमूव किया गया है। उसका जो कंसंट्रेशन लिमिट है इसको भी रिमूव किया गया है आरबीआई के द्वारा। अब ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते कैसे हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जैसे कंपनी को भी पैसे की नीड हो गई या लोन की नीड होगी तो उस केस में वो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है निकालते हैं और उसके बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको दिया जाता है। तो बोला जा रहा है कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो भी फॉरेनर्स हैं जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद सकते हैं। और पहले जो था वो शॉर्ट टर्म जो डेप इन्वेस्टमेंट था उसमें कुछ लिमिट थी, उसके साथ जो कंसंट्रेट भी लिमिट रखी गई थी। तो ये दोनों की दोनों चीज़ों को हटाया गया है और कितना हटाया गया हम एक करके देखते हैं। पहले क्या था कि पहले था कि जो एफपीआई था वो 30% ऑफ देयर टोटल कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड था, मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए का जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड निकाला गया है, ठीक है। तो उसमें से जो है एफपीआई सिर्फ 30 करोड़ रुपए ही जो है इन्वेस्ट कर पाते थे, क्योंकि 30% लिखा पड़ा है। तो 30% नहीं कर पाते अगर उसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की हो तो। और अब जो है ये कैप हटा दिया गया है, अब ऐसा कुछ कैप रखा नहीं है। और इसके से जो है एफपीआई जो है फ्रीली इन्वेस्ट कर सकता है अपना पैसा। और ये याद रखना कि इसमें 1 साल से जो कम का बॉन्ड रहेगा वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड रहने वाला है। ये तो हमने बात कर ली शॉर्ट टर्म डेप्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट के बारे में, इसको प्रॉपर रिमूव कर दिया गया है। उसके साथ जो कंसंट्रेटेड लिमिट था उसको भी रिमूव कर दिया गया है। इसके अंदर क्या है, ये आप देख सकते हो, ये इसमें हमने बात की शॉर्ट टर्म का, इसमें हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एफपीआई का। तो लॉन्ग टर्म एफपीआई जो था पहले जो था वो 15% था पर कॉर्पोरेट इंश्योर। और अगर बात करें दूसरा कुछ तो उसके अंदर मैक्सिमम 10% था, ठीक है। अब ये जो लिमिट है पूरा पूरा हटा दिया गया है। अब ऐसा बोलना आरबीआई का, अब कोई लिमिट नहीं रहेगा। अगर लॉन्ग टर्म एफ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में तब भी कर सकते हैं। और पहले जो 15% लिमिट थी मैक्सिमम अब वो हटा दी गई है, ऐसा कुछ लिमिट नहीं रहने वाला। पर ये तो हमने बात कर ली कि सिंगल टर्म डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट इसको इंडिविजुअली हटाया गया है, उसका जो कंसर्न लिमिट है इसको इंडिविजुअली हटाया गया है। लेकिन एक लिमिट जो है अभी भी लगा हुआ है एफपीआई के ऊपर, उसको ध्यान देना है कि जो भी एफपीआई है वो मिल के, मतलब जितने भी एफपीआई इंडिया दे रही होंगी, इंडिया की जो कंपनीज है वो दे रही होंगी, तो उनका टोटल जो है 8.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम अप्रैल से लेके सितंबर 2025 तक। तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो है जो लिमिट होनी चाहिए एफपीआई की वो 8.2 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ कहना है आरबीआई का। उसके बाद कहना है कि अब सितंबर की बात तो कर ली, अब बात करते हैं अक्टूबर से मार्च 2026 तक। अक्टूबर 2025 से लेके मार्च 2026 तक बोला गया है कि 8.8 लाख करोड़ से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लिमिट एफपीआई की, ठीक है। तो दो कंडीशन रखी गई है और जो पुरानी कंडीशन थी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में वो हटा दी गई है, ठीक है। ओवरऑल कंडीशन वैसे को वैसी ही है, लेकिन जो इंडिविजुअल कंडीशन था उसको हटा दिया गया है। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कॉर्पोरेट बॉन्ड इज लाइक अ लोन दैट कंपनी टेक फ्रॉम इन्वेस्टर। तो एक तरह का लोन रहता है जो कंपनी जो है इन्वेस्टर से लेती है, और इन्वेस्टर इसके बदले इन्वेस्टर जो है पैसा देता है, और कंपनी बोलती है कि हम जो है आपको रिटर्न प्रोवाइड करेंगे एक सर्टेन टाइम के बाद, जितना भी इन्होंने लिमिट रखी होगी टाइम का, 1 साल, 10 साल, 15 साल जो भी है, उसके साथ जो है इंटरेस्ट रेट भी देंगे, ऐसा कुछ वादा करते हैं कंपनीज, ठीक है। तो एफपीआई के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, अब स्टैटिक पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। तो एफपीआई का मतलब क्या हुआ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाय और सेल करते हैं बॉन्ड हमारे इंडिया के मार्केट में, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टर जो बाय और सेल करते हैं हमारे इंडिया के मार्केट में उसको बोला जाता है एफपीआई। उसका शॉर्ट टर्म बॉन्ड के बारे में बात करें तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड के अंतर्गत वो बॉन्ड आते हैं जिनका मैच्योरिटी 1 साल से कम का रहता है। इसीलिए मैं आपको उधर बार बार याद दिला रहा था कि 1 साल का कम का रहेगा तभी जो है नो कैप रहने वाला है। पहले वो 30% का रेट था, अब जो है उसमें कुछ भी कैप नहीं रखा गया है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म का याद रखना है कि 1 साल से कम अगर रहा तो उसको शॉर्ट टर्म बोला जाता है। अब कंसेंट्रेट लिमिट के बारे में बात करें तो ये लिमिट ऑन हाउ मच एफपीआई शुड इन्वेस्ट इन वन कंपनी बॉन्ड। अगर बात करें कि ए बी सी कंपनी है, इन्होंने एक बॉन्ड निकाला है, तो उसके ऊपर, उस कंपनी के ऊपर जो है पहले क्या था, 15% मैक्सिमम जो है एफपीआई फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो पैसे लगा सकते थे। अब ऐसा कोई लिमिट नहीं है, अब एबीसी कंपनी में आप जितना पैसा लगाना चाहो वो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा पूरा रूल रखा है आरबीआई ने, ठीक है। तो ये पूरा पूरा आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर।
नेक्स्ट न्यूज़ प्रभा पोर्टल के ऊपर आ रहा है, प्रभा पोर्टल आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तभी मैं आपको थोड़ा उसको समझा दूंगा क्या है प्रभा पोर्टल ये सारा। तो पहले तो पूरा न्यूज़ कर लेते, फिर मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। जो आरबीआई है इन्होंने मैंडेट कर दिया है यूज़ ऑफ प्रभा पोर्टल, और ये किया गया है फॉर ऑल बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और फिर रेगुलेटरी एंटिटीज, जितने भी बैंक्स, एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो भी है वो सारे के सारे, उसके साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है वो सबको बोला गया। अब आपको अगर एप्लीकेशन लेना है, लाइसेंस लेना है या अप्रूवल लेना है तो ले सकते हो, लेकिन पहले क्या था कि आप ऑफलाइन ले सकते थे और प्रभा पोर्टल के थ्रू ले सकते थे। अब बोला गया कि मैंडेटरी कर दिया गया कि अब जो है ऑनलाइन पोर्टल जो इनका आरबीआई का खुद का है प्रभा पोर्टल, इसके द्वारा ही लेना पड़ेगा, और ये 1 मई 2025 से इफेक्टिव भी हो चुका है। ठीक है, तो ये रूल्स और रेगुलेशंस अभी इफेक्टिव हो चुका है। अगर बात करें किसी बैंक को अगर लाइसेंस लेना है तो प्रभा पोर्टल में पहले अपना रजिस्ट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद प्रभा पोर्टल से ही जो है पूरा पूरा प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, प्रभा पोर्टल का फुल फॉर्म देखें तो आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये जो फुल फॉर्म है ना, इसको एग्जैक्ट याद रख लेना। कभी कभी आपको बोले कि प्रभा पोर्टल में वी क्या है, कभी कभी बोलेगा कि प्रभा पोर्टल में आर क्या है, तो इसलिए जो है इसका फुल फॉर्म एग्जैक्ट याद रखते हुए चलना। अगर बात करें प्रभा पोर्टल की तो इसको मई 2024 में लॉन्च किया गया था बाय आरबीआई। ये तरह का वन स्टॉप पोर्टल था जिसकी वजह से जो बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं या जितने भी रेगुलेटरी एंटिटीज है वो ऑथराइजेशन, लाइसेंस और रेगुलेटरी अप्रूवल्स ले सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो 1 साल वेट किया आरबीआई ने, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को टेस्ट किया। उसके बाद 1 साल के बाद जब मई 2025 आया तो आरबीआई ने बोला अब ऑनलाइन नहीं होगा, अब ऑफलाइन ही होगा। ठीक, सॉरी, अब ऑफलाइन नहीं होगा, अब सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, आरबीआई का ये पूरा का पूरा कहना है। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है, इतना काफ़ी है पढ़ना। बहुत आपको टीचर पढ़ाएँगे और सही पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि टीचर गलत पढ़ा रहे हैं। पर बात ये है कि एग्ज़ाम में जितना आ रहा है ना उतना पढ़ो। अब एक्सेल आप ज़्यादा पढ़ लेते हो जितना पढ़ना चाहिए उससे, और बाद में फिर एग्ज़ाम में नहीं आता, फिर बोलते हो इतना ज़्यादा पढ़ गया तब भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, और मेरे से पढ़ो कैसे ही पढ़ो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस जो एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट है वो पढ़ो, मेरा ये कहना है। ठीक है, मतलब समझ के पढ़ो, ऐसा नहीं अंधाधुंध किसी भी टीचर के पास जा रहे हो तो उससे पढ़ रहे हो। जो बड़े टीचर्स हैं उनसे पढ़ो, और तो पहले प्रीवियस ईयर देख लो, उसका सारी चीज़ें करो। ठीक है, मेरा ये कहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आरबीआई ने जो है एक्सटेंड कर दिया है टाइमलाइन फॉर बैंक्स। ठीक है, कि बैंक्स को एक टाइमलाइन दिया गया था। किस कौन सा टाइमलाइन? बीआईएस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंपाइलेंट नोट सॉर्टिंग मशीन का एक टाइमलाइन दिया गया था, और ये टाइमलाइन था 1 मई 2025, और ये टाइमलाइन एक्सटेंड करके दे दिया है 1 नवंबर 2025। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक्स को बोला गया था कि जितने भी बैंक्स हैं उनको जो है BIS 18663 2024 का ये जो ISI मार्क रहता है ना, ऐसे ही समझ सकते हो, ये जो ISI मार्क रहता है वैसे भी समझ सकते हो। तो ये फॉलो करने के लिए बोला गया था बैंक्स को, और नोट शॉर्टिंग के लिए, नोट शॉर्टिंग की जो मशीन होती है उसके लिए। और ये डेडलाइन जो था पहले 1 मई 2025 रखा गया था, अब इसको बढ़ा के जो है 1 नवंबर 2025 कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो मैंने आपको ये बताया ना वैल्यू, ये 18663, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको एग्जैक्ट याद रख लो। अभी याद थोड़ा बहुत रख लो, जब एग्जाम आए ना तो ध्यान ज़्यादा दे देना इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मशीन है क्या। ये जो नोट शॉर्टिंग आर्किटेक्चर के अंतर्गत ये काम करने वाला है, तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है बैंक्स को, उसको समझते हैं। अब देखो, जो BIS जो ये हमारा जो रेटिंग देगा, उसके अंतर्गत जो नोट की जो शॉर्टिंग होगी वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। नोट का जो आर्किटेक्चर है उसके अंतर्गत जो अच्छे नोट है उसको ढूंढेगा, ठीक है, और ख़राब नोट को जो है हटा देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है करने के लिए जो है इस आर्किटेक्चर के अंदर आता है। हम इतना डीप में नहीं जाते, बहुत सारी चीज़ आती है बैंक शॉर्टिंग आर्किटेक्चर के अंतर्गत, और ये सारे चीज़ एप्लीकेबल करने के लिए बैंक को जो है ये जो स्टैंडर्ड है ये यूज़ करने के लिए बोला गया। ठीक, तो इसके अंदर जो नकली नोट होता है उसको भी ढूंढने में हेल्प करेगा ये स्टैंडर्ड फॉलो करने के बाद। ठीक है, तो बहुत सारे बैंक फॉलो कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बैंक ऐसे भी जिन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से आरबीआई ने जो है डेट एक्सटेंड कर दिया 1 नवंबर 2025 तक। ठीक है, तो ये डेट जो है ना ये भी आपको याद रखते हुए चलना है, क्योंकि डेट भी जो है पूछा जाता है। अब इसके बाद एक और चीज़ ध्यान देनी है कि आरबीआई ने जो ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो डिस्पेंसेशन डायरेक्टिव है उसमें कुछ चेंज किए गए हैं। इसके अंदर बोला गया कि जो भी बैंक्स है और वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स है, इनको अंश्योर करना पड़ेगा कि अपने पास जो है 100 और 200 रुपए का नोट जो है रेगुलरली रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा होगा आप ATM जाते हो तो अगर आपने
1100 रुपये टाइप किए तो आपको कभी पैसा नहीं मिलेगा एटीएम में। एटीएम में बोलेगा हमारे पास सिर्फ 500 रुपये का नोट है, लेना है तो लो, नहीं तो भाग जाओ। ठीक है, तो एटीएम का बोलना ही होता है कि आप 500 रुपये मल्टीपल में जो भी नोट है वो टाइप करो, लेना तो लो, नहीं तो भाग जाओ। तो इसी के लिए आरबीआई ने बोला है कि अब आप जितने भी बैंक्स हैं या तो वाइट लेवल एटीएम्स है, वाइट लेवल एटीएम्स कौन होते हैं, वो एटीएम्स होते हैं जिसके पास खुद का बैंक नहीं होता। ठीक है, जैसे हिताची ले सकते हो एग्जाम्पल, जिसका खुद का बैंक नहीं है, तो खुद वो थर्ड पार्टी के थ्रू ऑपरेट करता है। तो ये सारे जितने भी वाइट लेवल एटीएम्स है, बैंक्स हैं, इनको बोला है कि आपको अपने पास जो है 100 रुपये का और 200 रुपये का नोट अनिवार्य है रखना। ठीक है, अनिवार्य है रखना, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो ये पहले होता था कि एटीएम भगा देता था लोगों को, लेकिन अब नहीं भगाने के लिए ये नया रूल लाया गया है। देखो यार, बहुत सीरियस मैटर होता है जी। कभी कभी आपको मान लेते हैं कि आपके पास 500 का नोट नहीं निकाला, लेकिन तब भी जो है ज़बरदस्ती आपको निकालना पड़ जाता है। और ये इशू मोस्टली जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा फेस करता है। तो इसलिए जो है आरबीआई ने ऐसा कुछ उस रेगुलेशन लाया, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट से बताता है। तो नेक्स्ट आ रहा है कि आरबीआई ने मेड किया है एक नया तरह का रूल। जो भी बैंक्स है और जो भी एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, तो इनको जो ऑनलाइन लोन के थ्रू, जो एप्लीकेशन के थ्रू जो लोन दिया जाता है, उसको जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा आरबीआई को। ठीक है, क्या मतलब है इसका सर? जिसका मैं पूरा थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लैंडिंग्स ऐप हैं, और जितने भी लैंडिंग ऐप्स है बहुत सारे फ्रॉड्स भी है, और कुछ कुछ ठीक भी हो गए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रॉड जो है ज़्यादा बनते हुए जा रहा है। तो फ्रॉड बनने की वजह से जो नॉर्मल जो आम आदमी है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बोला गया कि जो भी ऐप है उसको, कि आप जब भी देखो, हाँ, एक चीज़ मैंने बताने भूल गया कि जो भी ऐप है उनको बैंक की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी लोन देने वाली ऐप है वो खुद ही लोन दे सकती है। उसको बैंक के साथ पार्टनरशिप करना ही पड़ेगा, तभी जो है लोन दे सकती है। तो आरबीआई ने बोला है कि जो भी ऐप बैंक के साथ पार्टनर करेगा, तो उसका ऐप का जो डिटेल है, उसका जो रिपोर्ट है पूरा का पूरा लोन ऐप का, वो देना पड़ेगा आरबीआई को। और आरबीआई का जो सिस्टम है जिसको बोला जाता है सीआईएमएस पोर्टल, वहाँ पे देना पड़ेगा। अब सीआईएमएस पोर्टल मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरह का पोर्टल है आरबीआई का, और यहाँ पे जो है डालने के लिए बोला गया है जो भी रिपोर्ट है इसको। और ये जो रिपोर्ट है अभी के टाइम पे डालेंगे 13 मार्च 2025 तक। और पूरा का पूरा जो इनिशियली डेटा जो है अपलोड होने का जो डेडलाइन रखा गया वो जून 15 2025 रखा गया है। ठीक है, तो मैं आज के दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 13 जून है आज। तो ये 15 जून मतलब कि परसों, मान सकते हैं कि परसों जो है इसका डेडलाइन है, आखिरी डेट है। अब इसके अंदर के कुछ की पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ गया होगा मोटा मोटा क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, कि इसमें क्या है कि जो भी लोन ऐप है, जो भी लोन ऐप देती है, वो बैंक के पास अपना जो डेटा है वो देती है। ठीक है, और बैंक को बोला गया कि आप अपना जो भी डेटा है वो सीआईएमएस पोर्टल में डालोगे। अब सीआईएमएस पोर्टल में डालोगे तो क्या होगा? अब मान लेते हैं आपको लोन चाहिए। ठीक है, आप वो लोन चाहिए, और आपको वो लोन का जो ऐप है वो आपको पुश कर रहा है कि लोन ले लो हमारे से, लोन ले लो हमारे से, और आपको भी लोन चाहिए। तो आपने सोचा कि इस पे ट्रस्ट करेगी नहीं, उससे पहले आपने सोचा कि इस पे ट्रस्ट करेगी नहीं, उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वेबसाइट में, सीआईएमएस पोर्टल में जाके, कि ये जो ऐप आप बेच रहा है, ये जो लोन हम मेरे को दे रहा है, ये ऑथराइज है कि नहीं। और ये देखने के लिए आप वेबसाइट में जा सकते हो, पब्लिक के लिए ओपन रहेगा। उसके बाद अगर सही होगा तो आप उससे लोन ले लोगे, नहीं होगा तो दूसरों से ले लोगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला आगे आएगा। ये चीज़ जो है यहाँ पे की पॉइंट के तौर पे लिखा पड़ा है। एक एक करके कवर करता है। पहली चीज़, बैंक मस्ट टेल आरबीआई अबाउट देयर लोन ऐप। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि लोन ऐप के बारे में बताना पड़ेगा। और ये लोन ऐप है, इसका नाम रखा है आरबीआई ने डिजिटल लैंडिंग ऐप, मतलब DLA इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया, जो भी रिपोर्ट है वो देना पड़ेगा 13 मई 2025 तक। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। इसके रहते कस्टमर को बोला गया है कि कस्टमर कैन चेक, मैंने आपको बताया भी कि कस्टमर चेक कर सकता है कि वो ऐप जो है रियल है कि फ्रॉड है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा कि आरबीआई जितने भी रियल लोन ऐप है उसको लिस्ट कर देगा पोर्टल पर। कौन से पोर्टल पर? सीआईएमएस पोर्टल पर लिस्ट कर देगा। उसके बाद आप या तो जो नॉर्मल आम इंसान है वो जाके जो है वो लिस्ट को चेक कर सकता है और अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकता है। बट रिमेंबर, इसमें एक वर्ड लिखा है, बट रिमेंबर, आरबीआई विल नॉट डबल चेक द लिस्ट। आरबीआई इसमें कोई डबल चेक नहीं करने वाला। जो भी बैंक आरबीआई को डेटा देगी वही आरबीआई सीधा का सीधा पुट कर देगा। उसमें आरबीआई नहीं देखेगा कि ये ऐप ने बैंक के साथ पार्टनर किया है कि नहीं। ठीक है, वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सही इन्फॉर्मेशन देने का। इफ अ कंपनी हेल्प्स बैंक टू गिव लोन
इफ अ कंपनी हेल्प्स बैंक टू गिव लोन, उसको बोला जाएगा LSP। ठीक है, तो LSP का मतलब क्या हुआ हमारा, LSP LSP का मतलब लैंडिंग जो एप्स हैं उन्हीं को बोला गया है। और बोला गया कि बैंक मस्ट चेक इफ दिस कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टेक, के जो भी बैंक जो लोन पार्टनरशिप कर रही है वो कंपनी का जो टेक है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, उसके साथ प्रोटेक्ट योर डेटा, कि डेटा जो है वो संभाल पाएंगे कि नहीं, उसका जो स्टोर डेटा सेफली, जो भी डेटा है उसको सेफली स्टोर कर पाएंगे कि नहीं, ये सब चीज़ें बैंक को देखने के लिए बोला गया। ठीक है, और एक ऐप मैनी ऑप्शंस, वन ऐप मैनी ऑप्शंस, मतलब इफ अ कंपनी हैज़ लोन ऑफर फ्रॉम मैनी बैंक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं एक ABC लोन ऐप है। अब ये ऐसा तो नहीं है ना वो SBI के साथ ही पार्टनर करेगी या तो ICICI बैंक के साथ ही पार्टनर करेगी, वो बहुत सारे बैंक के साथ पार्टनर करके रख सकती है। ठीक है, तो उसके इसमें बोला गया कि वो ऐप सारे के सारे ऑफर, द ऐप मस्ट सो ऑल ऑफर दैट मैच योर नीड, मतलब जो ज़रूरत है वही ऑफर दिखाए। अब मान ले रहे हैं कि किसी पर्सन को जो है होम लोन चाहिए या व्हीकल लोन चाहिए, ऑटो लोन चाहिए, तो उस केस में उसको ऑटो लोन ही दिखाया जाए, ना कि होम लोन दिखाया जाए। तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो है RBI का कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे के रखा हुआ है। इमेजिन यू कैन डाउनलोड अ लोन ऐप, बिफोर यूजिंग इट यू गो टू RBI पोर्टल, चेक इफ दिस ऐप इज लिस्टेड। आप जो भी लोन ऐप है उसको डाउनलोड करने से पहले आप उस लोन ऐप के जो बारे में है वो RBI के पोर्टल में चेक करोगे, और अगर RBI पोर्टल में लिस्ट होगा तो इसका मतलब वो सेफ है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। ठीक है, तो बी केयरफुल, ये चीज़ आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिखी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि RBI की तरफ से एक पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी बनती है, बोर्ड बनता है, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं वो हम कवर करते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ को रहते चलते हैं। तो RBI ने नोटिफाई किया है कि फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर पेमेंट रेगुलेटरी बॉडी अंडर PR PRBR 2025। ठीक है, तो ये जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है इनका ही एक एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है 6 मेंबर जो है बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनका काम रहता है कि जो पेमेंट सर्विस है हमारे इंडिया में उसको रेगुलेट करने का, पेमेंट सर्विस को जो है रेगुलेट करने का काम होता है। पहले क्या था, पहले जो था वो बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम था। अब इसको चेंज करके जो है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड लेके आ रहा है, जिसके अंतर्गत 6 मेंबर्स होंगे। कौन कौन से 6 मेंबर्स होंगे, एक मेंबर तो जरूर होगा जो होगा RBI का गवर्नर, जो कि एज अ चेयरपर्सन की तरह काम करेगा। RBI के गवर्नर जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय संजय मल्होत्रा जी थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो संजय मल्होत्रा जी जो है RBI के गवर्नर है, तो इनको एज अ चेयरपर्सन बनाया गया। उसके बाद मेंबर 1 जो रहेगा वो डिप्यूटी गवर्नर रहेगा। ठीक है, तो डिप्यूटी गवर्नर कौन है अभी RBI का, T रविशंकर जी है, तो इनको रखा गया है। उसके बाद जो मेंबर 2 रहेगा वो RBI नॉमिनेट सेंट्रल बोर्ड ऑफिसर, तो वो जो है RBI खुद अपने आप से नॉमिनेट करेगा। बाकी 3 से लेकर 5 तक जो भी मेंबर्स होने वाले हैं वो रहेंगे गवर्नमेंट के नॉमिनेशन के थ्रू। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में जो रहता है वैसे ही कुछ रहने वाला है, जिसके अंतर्गत 3 जो है वो गवर्नमेंट खुद चॉइस करती है और 3 जो है RBI की तरफ से रहता है, उसमें से एक चेयरमैन, एक डिप्यूटी और एक RBI खुद चॉइस करता है। तो ऐसी कुछ जो ये पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है इसमें भी रहने वाला है। ठीक है, तो वोटिंग का मैकेनिज्म कैसे रहने वाला है, देखिए हर एक मेंबर के पास एक वोट होगा। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन है तो ज़्यादा पावर दे दिया, 2 वोट दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मेंबर्स, चेयरमैन हो, मेंबर 1 हो, मेंबर 2 हो, मेंबर 3 से लेके 5 तक हो, टोटल 6 मेंबर्स हो गए। तो 6 मेंबर को एक एक वोट मिलेगा, कोई भी डिसीजन होगा पेमेंट सिस्टम के ऊपर तो उसका एक एक वोट मिलने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है कि टोटल जो है 6 मेंबर है, तो अगर सबने मान लेते टीम ने अपोजिट में वोट किया और 3 ने जो फॉर में वोट किया है, ठीक है, तो क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा ना, तो बैलेंस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए बोला गया है जब अभी ऐसा ऑर्डर ऐसा कुछ टाइप हो तो उस केस में जो मेजोरिटी ऑफ द जो टाई ब्रेकर हो गया, जैसे कि 3 वोट इधर 3 वोट फॉर में 3 वोट अगेंस्ट में, जब टाई ब्रेकर हो गया तो उस केस में जो RBI के जो चेयरपर्सन है मतलब RBI गवर्नर, इनका फाइनल डिसीजन होगा, इनका एक तरह से कास्टिंग वोट होगा। ठीक है, तो इनका एक कास्टिंग वोट होगा जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि उसको जो है अप्लाई करना है कि उस डिसीजन को जो है अप्लाई करना है कि नहीं। अगर मान लेते हैं किसी वजह से जो है चेयरमैन एब्सेंट हो जाए तो उस केस में जो कास्टिंग वोट का राइट है वो चले जाएगा डिप्यूटी गवर्नर के पास, मतलब जो T रविशंकर है इनके पास चले जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो वोटिंग मैकेनिज्म होने वाला है अंडर दिस बोर्ड। ठीक है, तो अब मान लेते किसी वजह से छुट्टी में चला गया, अब 6 मेंबर्स हैं उसमें 5 मेंबर ही रह गए, एक बंदा छुट्टी में चला गया,
तो जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो प्रेजेंट और वोटिंग में रहने वाले हैं उन्हीं का जो है डिसीजन माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक बंदा छुट्टी में चला गया तो उसको उसके लिए रुके रहेंगे कि भाई आ जाओ आप आओगे तभी डिसीजन लेंगे हम लोग, ऐसा नहीं होने वाला कि ऐसा कुछ होगा। तो 5 मेंबर हो 4 मेंबर हो जितने मेंबर्स होने वाले हैं उसके बेस पे जो है डिसीजन ली जाएंगी इस बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो इसमें चीज़ ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट जो है पहली बार ऐसा कुछ करने जा रही है, इसमें नॉमिनेट खुद अपने आप को कर रही थी, गवर्नमेंट के थ्रू भी नॉमिनेशन होने वाली है, ऐसा कुछ कहना है इस बोर्ड में। और जो एक्स ऑफिसो मेंबर हैं, एक्स ऑफिसो मतलब क्या कि ये चेयरमैन है, ये आरबीआई के गवर्नर है जिसकी वजह से इनको चेयरमैन बनाया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने कुछ इलेक्शन लड़ के आए हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई इसको नॉमिनेट कर रहा है, ये डायरेक्टली जो है इस बोर्ड के है चेयरमैन बनने, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर सेम जिस आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है वो भी सेम सेम चीज़ है, वो मेंबर वन बन गए क्योंकि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। और आरबीआई जो है एक नॉमिनेट भी करेगा ऑफिशियल, वो जो है नॉमिनेट करेगा ऑफिसर, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो अपने आप से नहीं हो रहा, वो आरबीआई खुद से नॉमिनेट करेगा, ठीक है। अगर ये बोर्ड के बारे में बात करें तो ये बोर्ड कम से कम 1 साल में 2 बार मिलेंगी और 2 बार जो है पेमेंट का जो भी डिसीजन है वो लेने का काम करेगी, ठीक है। इसके अंदर जो ध्यान देना है, एक परमानेंट इन्विटेशन भी दिया गया था। जो आरबीआई के लीगल एडवाइज़र है, इनका नाम आपको याद रखना है, उन्नी कृष्ण ए, ये इनको बुलाया गया था। इसके साथ डिफरेंट डिफरेंट जो डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, पेमेंट, आईटी, लॉ, इनको भी बुलाया गया था कि आप आओ और फिर हमें डिसीजन लेने में हेल्प करो, ठीक है। तो प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली आप देख सकते हो, जो मैंने आपको एक पता था ना कि जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बोर्ड रेगुलेशन 2025 है, इससे पहले जो था वो था बोर्ड फॉर रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजिंग ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको बीपीएसएस भी बोला जाता है। तो बीपीएसएस में क्या था कि इसमें टोटल 5 मेंबर्स थे, उसमें से जो गवर्नर होता था वो चेयर करता था, और एक डिप्टी गवर्नर था, और 3 आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर है ये रहते थे। लेकिन अब क्या, और इसमें आपको ध्यान देना कि इसमें कोई भी गवर्नमेंट के नॉमिनीज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया कि इसमें गवर्नमेंट के भी 3 जो है नॉमिनी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है जो कि होप कर दो मैंने कुछ जो भी समझा आपको समझ आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहा है कि आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया है फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, इनको एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, कि ये जो है फाइनेंशियल मार्केट जो है रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेट बाय आरबीआई, तो यहाँ पे जो है इनका काम रहने वाला है एज अ एस आर ओ। एस आर ओ का मतलब क्या हो, एस आर ओ का मतलब हुआ एक तरह का नॉन गवर्नमेंट एंटिटी, जिसका काम रहता है ग्रांट करना अथॉरिटी टू रेगुलेट इट्स ओन मेंबर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले सकते हो, मस्त वाला एक एग्जांपल लेते हैं हम, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड का, ठीक है। तो इसका काम होता है कि जितने भी म्यूचुअल फंड बिजनेस है, एसबीआई का म्यूचुअल फंड बिजनेस हो गया, ठीक है, आईसीआईसीआई का कोई म्यूचुअल फंड बिजनेस हो गया, ठीक है, उसके बाद एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड बिजनेस हो गया, या कोई भी म्यूचुअल फंड बिजनेस हो गया, कोई भी एएलसी हो गया, वो सबको संभालने का काम जो है एएमएफआई का ही रहता है। वैसे आप आरबीआई का एग्जांपल भी ले सकते हो, लेकिन आरबीआई जो है एज एस आर ओ नहीं है, ठीक है, वो एक तरह का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। आरबीआई का काम करता है जितने बैंक्स रहता है उनके ऊपर नजर रखने का, उनका रूल्स और रेगुलेशन देखने का, तो ऐसे कुछ एसआरओ को भी रहता है। और ये जो आपको नाम याद रखना है, फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, इसको एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन तरह बनाया है। इनका काम क्या रहने वाला है कि जो मार्केट है, जो मनी मार्केट है, उसका फेयर प्रैक्टिस हो, उसके साथ जो मेंबर्स है ये जो है रेगुलरली कंडक्ट किया जाए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्लान है। और आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई ने जो एसआरओ है, इसका फ्रेमवर्क अगस्त 2024 में जो है बताया गया था। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नॉट प्रॉफिट और कंपनीज होनी चाहिए, और टोटल नेटवर्थ जो है 10 करोड़ रुपये होना चाहिए, तभी जो है बन सकते हो एसआरओ। और जो शेयर होल्डिंग होनी चाहिए वो थोड़ा डाइवर्स होना चाहिए, और नो इक्विटी होल्ड मोर देन, मतलब जो भी शेयर होल्डर है, जो भी मतलब फाउंडर है, उनका जो इक्विटी है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप कैपिटल पे, ठीक है। तो ये भी ध्यान देते हुए चलनी है एसआरओ के बारे में। बाकी बाकी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं चीज़ें, तो बाकी सब पढ़ लेना, आगे आप करते हैं। न चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि आरबीआई ने अप्रूव किया है एक इंटरमीडिएट इंटरमीडियम कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। और इनका काम क्या रहने वाला है कि जो इंडस बैंक है यहाँ पे अभी रिजाइनेशन किया गया था, सुमत कटपा दिया था। और कारण क्या था रिजाइनेशन का, क्योंकि इनके ऊपर कुछ मतलब चार्ज लगे हुए थे कि मेजर अकाउंटिंग इन्होंने कुछ काम खराब कर दिया बैंक में रहते हुए, इनके ऊपर जो है इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे। और बोला जा रहा है कि इसकी वजह से जो इंडसइंड बैंक है इनको
1959.98 करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस में जो है इन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, इसकी वजह से इनको इनके ऊपर जो है कमेटी बनाई गई है। ठीक है, इसको हेड करेंगे सुमित्रा सेन। सुमित्रा सेन जो है अभी के टाइम पे कंज्यूमर बैंक की हेड है। उसके बाद अनिल राव जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ये जो है इस कमेटी को चेयर करने वाला है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो भी चार्जेस हैं ये देखने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। टोटल 3 महीने का काम रहने वाला है कि 3 महीने में बताना है इनको, तो भी इनका डिसीजन रहने वाला है। और जो सुनील मेहता है जो चेयरमैन है इंडसइंड बैंक बोर्ड के, इनको एज अ इस बोर्ड को ओवरसाइट करने के लिए बोला गया है कि ये बोर्ड अपना काम कर रही होगी, लेकिन ये बोर्ड कैसा काम करेगा कैसा नहीं, इसको ओवरसाइट करने के लिए इनको एज अ चेयर करने के लिए बोला गया। उसके साथ जो अनश्योर ऑपरेशन स्टेबिलिटी अंडर अ न्यू चेयरमैन अप्रूव अपॉइंटमेंट, मतलब अब देखो यार, इंडसइंड बैंक एक बहुत बड़ी बैंक है। अगर बात करें कि इनके कुछ खराब काम करने की वजह से पूरा बैंक का ऑपरेशन खराब हो जाए तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी नॉर्मल पब्लिक के लिए भी और बैंक के लिए भी। तो इसलिए आरबीआई ने बोला है कि एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी आप ऑपरेशन जो कर रहे हो उसको सेम रखो, मतलब ऑपरेशन में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए जब तक नया जो सीईओ अपॉइंट ना हो जाए। ठीक है, तो ऑपरेशन स्टेबिलिटी रखने के लिए बोला गया बाय दी आरबीआई। नहीं चलते, नेक्स्ट भी बहुत सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये गोल्ड की तरफ से आ रहा है और गोल्ड तो असल इंपॉर्टेंट रहता है सबकी ज़िंदगी में। चल चले आगे। तो आरबीआई ने पर्पज़ किया कि जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं ये ऑफर करेंगे गोल्ड बैक लोन टू इंडिविजुअल्स, लेकिन लेकिन इसमें जो गोल्ड बैक लोन देने वाले हैं वो एक तरह का स्टैंडर्ड कर दिया गया है। पहले ऐसा कुछ स्टैंडर्ड था नहीं, देख सकते हो आप। क्रिएट अ कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर ऑब्टेनिंग गोल्ड लोन फ्रॉम बैंक्स और एनबीएफसीज। तो पहले कोई ऐसा स्टैंडर्ड था नहीं बैंक और एनबीएफसी के लिए गोल्ड लोन लेते समय, लेकिन अब बोला गया है कि अब एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है गोल्ड लोन लेते समय। टोटल 9 प्रपोजल दिए हैं और ये 9 के 9 जो है इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने ट्राई किया है, अपना बेस्ट दिया है कि मैं आपको शॉर्ट में और क्रिस्प में सारी की सारी चीज़ें दे पाऊँ। ठीक है, ये चीज़ अगर आप कहीं इसको बोलोगे बहुत ज़्यादा डिटेल में दे के रखा हुआ है, आपका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैं यही बोलना चाहूँगा। ठीक है, कोई नहीं, हमारा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। और क्या 9 प्रपोजल है हम उसको कवर करते हैं एक कर। पहला कि लोन टू वैल्यू कैप करने के लिए बोला गया है 75% पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि गोल्ड का जो वर्थ है, इधर आपका एग्जांपल देकर रखा हुआ है, इसे समझ लो। गोल्ड का जो वर्थ है मान लेते हैं वो 100 रुपये है। ठीक है, गोल्ड का वर्थ कितना है कि गोल्ड आपने दिया, गोल्ड लोन दिया कि जाता है कि गोल्ड आपको जमा देते हो उसके बदले में जो है को कुछ ना कुछ लोन मिलता है। तो बोला जा रहा है कि अगर गोल्ड का वर्थ अगर 100 रुपये है तो उसके बदले में जो लोन है वो 75 रुपीज़ देना पड़ेगा। 75 रुपीज़ तक दे सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 100 रुपये है तो 80 रुपीज़ या 100 रुपये के 100 रुपये ही दे दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं दे सकते लोन, जैसे बैंक देती नहीं है 100 रुपये, तो 80 रुपीज़ नहीं दे सकते। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये तो 75% मतलब कि 75 रुपीज़ तक जो है लोन प्रोवाइड किया जा सकता है गोल्ड लोन के अंदर कर। ये चीज़ पहले 80% थी ड्यूरिंग कोविड और अब जो है 75% कर दिया गया। उसके साथ जो ओनरशिप है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। अगर रिसिप्ट नहीं होगा तो उस केस में रिटर्न डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी पर्सन को। ठीक है, जो पर्सन गोल्ड लोन दे रहा हो, गोल्ड लोन नहीं सॉरी गोल्ड दे रहा हो, उसका जो लोन ले रहा होगा तो उसका बोला गया कि ओनरशिप प्रूफ रहना चाहिए, गोल्ड का जो है ओनरशिप प्रूफ रहना चाहिए, रसीद रसीद रहनी चाहिए। लेकिन अगर बात करते हैं किसी वजह से जो है रसीद खो गई, कोई कारण हो सकता है, तो उस केस में जो है एक रिटर्न डिक्लेरेशन देने के लिए बोला गया। ठीक है, लिखावट में लिख के दो कि ये गोल्ड जो है मेरा है, ऐसा बोला गया बाय द आरबीआई। उसके बाद बोला गया कि गोल्ड प्योरिटी सर्टिफिकेट के बारे में कि बोरोवर टू रिसीव सर्टिफिकेट विथ प्योरिटी वेल्ड एंड असिस्टेड वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन जो गोल्ड दे रहा है उसको एक तरह से सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके अंदर जब जो प्योरिटी है गोल्ड कितना प्योर है, क्योंकि गोल्ड जो है डिग्रेड करता रहता है, क्योंकि प्योर डिग्रेड करता रहता है, तो गोल्ड कितना प्योर है, तो गोल्ड का वेट कितना है और उसकी वैल्यू कितनी है, उस गोल्ड की वैल्यू कितनी है। जैसे वर्थ 100 रुपये बोला गया था ना, तो कितना उसकी वैल्यू है वो सारा कुछ देना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट। उसके साथ बोला गया चौथा पॉइंट कि कोलाइट्रल एलिजिबल कोलाइट्रल। तो इसके लिए कोलाइट्रल के बारे में बात करें तो इसमें गोल्ड ज्वेलरी, उसके साथ 22+ कैरेट बैंक माइन कॉइन, ये सारे कुछ अलाउड है एज अ कोलैटरल। लेकिन जो अनस्पेसिफाइड गोल्ड आइटम्स है वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, कौन कौन सा अनस्पेसिफाइड है ये कोई नहीं पूछेगा, बस इसमें ध्यान देना किस किस पर आउट रखा गया है।
उसके बाद बात करें कि अगर मान लेते गोल्ड नहीं भाई, हमें सिल्वर रखना है कोलेटरल, तब क्या रहेगा? तो उसके लिए बोला गया है कि फर्स्ट टाइम जो है बैंक ने ऐसा या आरबीआई ने ऐसा किया है कि जो बैंक माइन सिल्वर कॉइन है, ठीक है, तो बैंक गोल्ड माइन में सिल्वर, गोल्ड भी जो है कॉइन निकालती है, उसका सिल्वर कॉइन निकालती है। तो उस केस में सिल्वर को भी अलग कोलेटरल रख सकते हैं, लेकिन उसके एक कंडीशन रखी हुई है कि मिनिमम जो प्योरिटी होनी चाहिए वो 925 की होनी चाहिए, 925 उसकी जो प्योरिटी होनी चाहिए, तभी जो है सिल्वर को एज अ कोलेटरल लग सकता है। उसके छठा प्रपोजल की अगर बात करें तो लोअर लिमिट पर बोरोवर, अगर मान लेते हैं कोई एक गोल्ड ऑर्नामेंट्स है, तो उसके इसमें मैक्सिमम उसकी लिमिट 1 kg हो सकती है, और वो गोल्ड कॉइन है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 50 ग्राम हो सकता है। तो 50 ग्राम गोल्ड कॉइन दे के ही जो है आप लोन ले सकते हो। वैसे ही जो है वो गोल्ड और ऑर्नामेंट्स जितने भी हैं उसके लिए आप मैक्सिमम 1 kg तक दे सकते हो, ठीक है। ये लिमिट भी रख देगी आरबीआई। ऐसा कुछ पहले कुछ स्टैंडर्ड था नहीं, तो कोई भी दे रहा था, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड रख दिया गया है। उसका भी बोला गया सर, सातवां प्रपोजल की वैल्यूएशन रूल, इसका भी बोला गया है कि गोल्ड वैल्यूड एट 22 कैरेट रेट, कि गोल्ड 22 कैरेट के अंतर्गत रेट करना पड़ेगा, और एग्जिस्ट कर सकता है अगर 22 से कम है तो। और सिल्वर के बारे में बात करें तो 999 जो है प्योरिटी रेट रखनी पड़ेगी। मैंडेटरी रोल एग्रीमेंट, अब देखो यार, आप लोन दे रहे हो, ठीक है, बैंक आपको लोन दे रहा है और आप जो है गोल्ड दे रहे हो, किस भरोसे पे दे रहे हो? अब बात के भरोसे पे तो दोगे नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जिसको बोला गया है लोन एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में बोला गया है कि मस्ट क्लियरली मेंशन क्या गोल्ड का डिटेल है, गोल्ड का वेट कितना है, गोल्ड का प्योरिटी कितना है, वो सब कुछ। उसके साथ डिफ़ॉल्ट ऑक्शन प्रोसेस, कैसे अगर मान लेते हैं कि गोल्ड पैसा लौटा नहीं पाया तो उसका क्या ऑक्शन प्रोसेस होने वाला है वो बताया जाएगा। उसके साथ गोल्ड रिटर्न टाइमलाइन, कब तक जो है गोल्ड जो है रिटर्न किया जाएगा उसका टाइमलाइन। उसका सारे के सारे चार्जेस, ठीक है, अगर मान लो कि गोल्ड अगर जल्दी दे दे तो प्रीमेच्योर चार्जेस लग जाएंगे, जो भी चीज़ें रहती है, जितने भी चार्जेस रहता है वो सारा कुछ। 8वें प्रपोजल करने बैठा गया। 9 प्रपोजल बैठा गए हैं गोल्ड रिटर्न एंड पेनल्टी। अब मान लेते हैं गोल्ड टू बी रिटर्न विद इन 7 वर्किंग डेज आफ्टर रीपेमेंट, ठीक है, तो रीपेमेंट के बाद जो गोल्ड है वो रिटर्न करना पड़ेगा 7 वर्किंग डेज में बैंक के लिए। अगर नहीं कर पाया बैंक तो उस केस में 5,000 रुपये का पेनल्टी लगेगी पर डे। बैंक का दीवार निकल जाएगी इतने में, तो 5,000 रुपये का लगेगा पर डे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि गोल्ड आपने रिटर्न कर दिया तो उसका जो थोड़ा प्रोसेस रहता है, तो वो प्रोसेस जो है करने के बाद 7 दिन के अंदर ही, 7 वर्किंग डेज के अंदर ही जो है रीपेमेंट कर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं कर पाया तो 5,000 रुपये करके पर डे लेने वाला है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है, ठीक है, पूरा डिटेल में हमने सारा कुछ कवर कर लिया। एक एक प्रपोजल मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं इसको वापस रिपीट नहीं करूँगा, वीडियो रिपीट कर लेना, मैं वापस रिवाइज नहीं कराने वाला, ठीक है। इसको वापस अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो रिवाइंड कर लो, सब कुछ समझ आ जाएगा इसमें। एक बार पानी पी लो, आधा घंटा हो गया सिर्फ, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना यार। वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है और टाइम भी नहीं मिल पाता, मेन चीज़ वो है टाइम नहीं मिल पाता। मेहनत तो कर लेगी, कोई इशू नहीं। सर इसके बाद नेक्स्ट जो है हम ऐसे में ट्राई करूँगा, वो भी जल्दी जल्दी दे दूँ आपको। और अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करना नहीं मेरे को ऐसे भी। नेक्स्ट आ रहा है कि आर्या ने एक एनुअल रिपोर्ट निकाला फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, और ये निकाला टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दी सेक्शन 53 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। अब ये रिपोर्ट जो निकाला गया है, जो आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इनके द्वारा निकाला गया है, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, डिटेल ऑफ द बैंक ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। उसके जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसको किया गया है। उसके जो फ्यूचर में क्या हो सकता है बैंक का, वो बनाया गया है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें बताई गई है, हम उसको की फाइनेंशियल हाईलाइट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो की फाइनेंशियल हाईलाइट में बोला गया है कि आरबीआई बैलेंस शीट साइज इंक्रीज बाय 8.21%। अब देखो यार, इसमें मेरे लिए समझाना है कुछ भी नहीं है, इसमें आपको समझाने देते हैं, इसमें डेटा है, इसी में आपको पढ़ा सकता हूँ। तो अगर स्किप करना चाहो तो थोड़ा स्किप करके जा सकते हो। मैं बस इसको एक बार से पढ़ा पढ़ा के जा रहा हूँ। अगर बात करें आरबीआई का जो बैलेंस शीट साइज है उसको इंक्रीज कर गया है 8.21%। और रीजन क्या है कि गोल्ड जो है 52.09% से इंक्रीज कर गया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो है वो 14.32% से इंक्रीज कर गया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 1.70% से इंक्रीज कर गया, ठीक है। अगर बात करें लाइबिलिटी ग्रोथ का, तो लाइबिलिटी में भी जिसमें ग्रोथ हुआ है, क्योंकि जो नोट है वो इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो रियल एडिशन अकाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है।
और इसकी वजह इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो कंटीजेंसी फंड है जिससे गवर्नमेंट पैसा निकालती है, इसमें आपको ध्यान देना है कि 44,861.70 करोड़ रुपए जो निकाले गए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान से करना। टोटल इनकम बात करें तो 3.38 लाख करोड़ रुपए हुआ, और एक्सपेंडिचर जो खर्चे थे वो 69,740.02 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो पिछले साल से इंक्रीमेंट है 7.76% का। ये सारी चीज़ें वीडियो पॉज पे वो देख सकते हो। तो ये पूरा ऊपर जो डेटा है इसमें कुछ पढ़ा लायक है नहीं, तो हम इसको छोड़ते चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे पेरेंटी पे। ठीक है, तो पहली पेरेंटी हमारी सबसे बड़ी बैंक पीएसबी में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ज़्यादा पेरेंटी लगती नहीं है, बट इस बार लगी है और इंपॉर्टेंट बन जाता है इसकी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जो पेरेंटी लगी है वो 1.728 करोड़ तो इसका लगाई है। कारण कि लोन्स एंड एडवांसेस सही से फॉलो नहीं किया, कस्टमर का प्रोटेक्शन सही से फॉलो नहीं किया गया। इसका नाम क्या हुआ, लिमिटिंग लाइबिलिटी इन अनऑथोराइज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन। कुछ अन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन देखी थी, इस केस में पेरेंटी लगाई गई है। उसके साथ करंट अकाउंट में भी जो है नॉन कंप्लायंस दिखाई गई है, नॉन कंप्लायंस विद रूल रिगार्डिंग डिसिप्लिन इन ओपनिंग करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में भी जो है नॉन कंप्लायंस दिखाई गई है, और ये 3 कारण की वजह से एसबीआई के ऊपर टोटल 1.728 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाई गई है। उसके बाद बात करें यस बैंक, डूबी बैंक, इसके ऊपर आरबीआई ने जो है 29.60 लाख रुपये पेनल्टी लगाई है। कारण है कि इन्होंने जो कंप्लेन था कस्टमर का उसको छुपाया। ठीक है, कस्टमर का कंप्लेन जो था उसको छुपाया गया है, जिसकी वजह से इनको पेनल्टी दी गई है, और पहले से डूब रही है और डुबा रही है, डुबा हुआ है आरबीआई। तो आरबीआई गाइडलाइन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अंतर्गत इनके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई गई है। और इनके ऊपर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी देखे नहीं रहा था। ठीक है, तो इसको आप छोड़ते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इसमें आरबीआई ने टोटल 5 बैंक के ऊपर एक ही बार पेनल्टी लगाई। ठीक है, इसमें पीएसबी भी इंक्लूड है, कुछ प्राइवेट बैंक भी इंक्लूड है। बात करते हैं पहले तो आईसीआईसी बैंक के ऊपर। आईसीआईसी बैंक के ऊपर जो है 97.80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। और ये जितने पेनल्टीज लगाई गई है, 5 पेनल्टीज लगाई गई हैं, ये आरबीआई का जो स्टेटूटरी जो इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी एवोल्यूशन वैल्यूएशन है उसके अंतर्गत लगाई है। ठीक है, एवोल्यूशन के अंतर्गत जो लगाई है 2023 के अंतर्गत। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा पेनल्टी जो है आईसीआईसी बैंक क्लब को लगाई है, सॉरी, जो कि मिलेगा आपको 97.80 लाख रुपीज़। क्योंकि इन्होंने जो है सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी उसकी वजह से, उसके साथ ही इन्होंने कोई अलर्ट सिस्टम नहीं लगाया है कोई भी स्पेसिफिक अकाउंट के लिए। और उसके साथ ही एक और फनी चीज़ कि क्रेडिट कार्ड इशू भी नहीं किया गया है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड लेट चार्ज फी लगाया इनके ऊपर, इशूइंग द क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इशू नहीं किया उससे पहले ही जो है इनके ऊपर लेट चार्ज लग गया। ऐसा सेम सिचुएशन एक और बैंक के साथ हुई थी, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया गया, तब भी उसका जो है पैसे कटना चालू हो गए थे। वो भी एक फनी चीज़ था, मुझे वही न्यूज़ याद आ गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट रहता है, जो हर एक साइकिल के बाद देना पड़ता है, तो वो साइकिल दिया ही नहीं था। अब मान लेते हैं कोई पर्सन है जिसका साइकिल 1 मई को उसका पेमेंट करने का डेट होता है, लेकिन उसका साइकिल ही नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी उसको जो है चार्ज लगाए गए हैं। तो ऐसा आईसीआईसी बैंक ने बहुतों के साथ किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर 97.80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। वो 3 कारण ही है। उसके बाद बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसबी है, तो इनके ऊपर 61.40 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। और ये सेकंड बैंक है जिनके ऊपर हाईएस्ट पेनल्टी लगाई है। क्यों लगाई गई है? क्योंकि इन्होंने नॉन कैश इंसेंटिव फॉर इंश्योरेंस सेलर, जो भी इंश्योरेंस बेचता है उसको क्या बोला जाता है, या तो इंश्योरेंस सेलर बोला जाता है या इंश्योरेंस एजेंट बोला जाता है। तो उनको जो इंसेंटिव देना था ना, वो कैश के फॉर्म में देना था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो सोचा यार एजेंट ही तो है, तो इनको जो है नॉन कैश फॉर्म में देने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि जो डोरमेट अकाउंट रहता है उसमें फेल हो गए हैं क्रेडिट इंटरेस्ट देने में। डोरमेट अकाउंट कौन से अकाउंट्स होता है? वो अकाउंट्स होते हैं जो कि 2 साल तक बंद रहता है। ठीक है, जो 2 साल तक इनएक्टिवेट रहता है उसको बोला जाता है डोरमेंट अकाउंट। अब उस अकाउंट में जो है इंटरेस्ट रेट तो देना ही चाहिए। ठीक है, ये रूल होता है, इंटरेस्ट रेट तो देना ही चाहिए, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने चाल खेली और इन्होंने बोला हम इंटरेस्ट रेट नहीं देंगे, जिसकी वजह से इनके ऊपर 61.40 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। उसके बाद बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मिलेगा आपको टोटल 31.80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। कारण क्या है? कि कारण है कि इन्होंने वॉलेट किया है नोन योर कस्टमर नॉर्म्स बाय यूजिंग आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी इन नॉन फेस टू फेस मोड पर। मतलब जो केवाईसी होती है आधार ओटीपी बेस्ड,
वहाँ पे इनके द्वारा वॉल्यूशन हुई है, जिनकी वजह से इनके ऊपर 31.80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। उसके बाद बात करें आईडीबीआई बैंक के ऊपर, तो आईडीबीआई बैंक के ऊपर 31.80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। कारण ये है कि जो केसीसी अकाउंट है, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, जो कि अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में जाती है, इसके ऊपर जो ओवर चार्ज कर रहे थे, ठीक है। तो सबवेंशन के अंदर तो आप लोग को पता ही होगा, 7% में जो है इंटरेस्ट में जो है किसान को मिल जाता है लोन, लेकिन उसमें जो है ओवर चार्ज कर रहे थे, इसकी सी उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। उसका एक्सिस बैंक के बारे में बात करें, सबसे कम पेनल्टी के ऊपर लगाई है 29.60 लाख रुपए की। और कारण था कि अनऑथोराइज और अनरिलेटेड ट्रांजेक्शन की गई थी ऑफिस के अंदर ही, ठीक है। उसके से जो है ऑफिस अकाउंट के थ्रू किया जाता है, इसके ऊपर इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। तो ये 5 के 5 पेनल्टी अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नहीं चलते जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से पढ़ते हैं। तो जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर जो है 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। कारण यही है कि इन्होंने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसको फॉलो नहीं किया एक्सक्यूज। और अगर बात करें जब भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर लगता है तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कुछ चार्ट डिटेल भी दी हुई रखा। उसके बाद बात करें कि ये फॉरेन बैंक है, इनके ऊपर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। कारण ये है कि जो भी बोरोवर का जो क्रेडिट डेटा है, वो सही टाइम पे जो क्रेडिट रेस्पोर्टरी और ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट इनको प्रोवाइड नहीं किया, तो इसके को पेनल्टी लगेगी। सेक्शन देख सकते हो 47A1C और सेक्शन 46(4)I बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के ऊपर, ठीक है। तो सेक्शन से रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन कवर करना जरूरी है। मैं ये नहीं बोलता कि छोड़ दो, लेकिन चांसेस कम होता है, ठीक है। अब बढ़ते लाइसेंस की तरफ। जितने बैंक को जो लाइसेंस दिया गया है, मे मंथ में उसको कवर करता है। पहला पर रखना है यान जेपे। जेपे को जो है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिली है आरबीआई की तरफ से। तो इससे पहले ये एज अ इन प्रिंसिपल पेमेंट अप्रूवल मिला था। इसका नाम क्या हुआ कि बोर्ड से पहले प्री बोर्ड। अब इनको फाइनली सेंटर ऑफ सॉरी सेंटर नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन मिल गया, ठीक है। अब ये फाइनली सर्टिफिकेट ऑफ ऑथोराइजेशन मिल गया, मतलब बोर्ड का एग्जाम देने के लिए तैयार हो गए हैं। इससे पहले प्री बोर्ड दे रहे थे और इनको एज अ इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था। मतलब जब सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन दिया जाता है, उससे पहले एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाता है, देखने के लिए कि काम कैसे कर पा रही है। इनको 2023 में ही अप्रूवल दी गई थी, अब 2025 में तब जाके इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिला है बाय दी आरबीआई, ठीक है। तो इनके बारे में बात करें कि जो जैक ई पेमेंट सर्विस लिमिटेड है, ये कंपनी का पूरा नाम है। और ये एक तरह की जो मोबिक्विक वन मोबिक्विक सिस्टम लिमिटेड है, इसका एज अ सब्सिडी है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर होता क्या है। अब ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का एग्जांपल एक तरह से ले सकते हो कैशियर का, कैशियर के तौर पे ले सकते हो, एक तरह से बोल सकते हो डिजिटल कैशियर है ये, जिसमें जो सेलर है और जो बायर है, उसके बीच में एक तरह से डिजिटल कैशियर बन के खड़ा रहता है। जो बायर जो शॉप करता है, उसको पैसा जो है सेलर तक पहुंचाता है, और सेलर का जो भी आइटम है वो बायर तक पहुंचाता है। ये पूरा का पूरा काम पेमेंट एग्रीगेटर करता है। पहुंचाता नहीं, इनडायरेक्टली मान सकते हो कि कंफर्म करता है। तो ये पूरा का पूरा पेमेंट एग्रीगेटर का काम रहता है। और पेमेंट एग्रीगेटर बनने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ये सारे ऑप्शन तभी मिल पाते हैं जब पेमेंट एग्रीगेटर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से याद आ सकते हो कि ये डिजिटल कैशियर है ऐसे। नहीं चलता नहीं सारा वर्ल्ड लाइन की तरफ से, कि ये जो वर्ल्ड लाइन है, ये एक तरह का पेमेंट एग्रीगेटर बनी है। और ये क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बनी गई है, ठीक है। तो जो चेक पे था वो नॉर्मल पेमेंट एग्रीगेटर था, जो इंडिया के अंदर ही काम करेगा, डोमेस्टिकली काम करेगा। लेकिन जो वर्ल्ड लाइन और पेपाल के बारे में बात करें, तो इनको लाइसेंस मिला है कि ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो रहता है उसमें एज अ पेमेंट एग्रीगेटर बनाए गए, ठीक है। तो पेमेंट अगर इंटरनेशनल पेमेंट करना हो तो ये दोनों का यूज़ करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट पड़ता है नेक्स्ट एक हैदराबाद में एक कंपनी है जिक जुक, शायद से प्रोनाउंस सही कराऊंगा। तो ये एज अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑथेंटिकेशन मिला है, और इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, ठीक है। तो इनको फाइनल अप्रूवल बाद में लेगा, ये मान सकते हो प्री बोर्ड चल रहा है इनका। इसके अंतर्गत इनको वॉलेट अलाउ कर दिया गया है, उसके साथ यूपीआई पेमेंट ये सारे कुछ जो है अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। तो वॉलेट कार्ड ये सब कुछ जो है अलाउ कर दिया गया है। और अगर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें, तो इसके अंतर्गत प्रीपेड पेमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हो कि कार्ड वार्ड ये सब जो है एपी पेमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है यूए बेस्ड कंपनी, कंपनी नहीं बैंक है, इसका नाम है
एमिट्स एनडीबी बैंक, और ये एज अ होली सब्सिडी बन चुकी है इंडिया की, ठीक है। तो अब इंडिया में अपना जो है होली सब्सिडी ओपन कर सकते हैं, तो अपना जो है ब्रांच ओपन कर सकती है, ठीक है। जैसे डीबीएस बैंक के बारे में सुना होगा, उनका भी ब्रांच है हमारे इंडिया में, फॉरेन बैंक के। वैसे इनका भी अपना एक ब्रांच होने वाला है, इसलिए आरबीआई ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है। और इसका ब्रांच आपको मिलेगा चेन्नई, गुरुग्राम, मुंबई में, ठीक है। करंटली अभी यहाँ पे ब्रांच है। और बाकी जो है इनको अब होली सब्सिडी का लाइसेंस मिल चुका है, तो अब अपना जो फॉरेन बैंक है वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे, सेटअप कर पाएंगे, ठीक है। फॉरेन बैंक के तौर पे, भाई फॉरेन बैंक इन इंडिया। देखो सेवी की तरफ से दो न्यूज़ है, वैसे मैं सेवी नहीं कराने वाला था, बट सेवी की तरफ से दो ही न्यूज़ है, तो इसको खत्म ही कर देते हैं, सही रहेगा। फिर आपका आरबीआई और सेवी दोनों का दोनों न्यूज़ और पूरा खत्म हो जाएगा, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भागने की ज़रूरत नहीं है, और जल्दी समझ जाओगे चीज़ों को। चलो चलते हैं, तो इसमें क्या न्यूज़ है उसको समझते हैं। तो सेबी ने अपडेट किया है गाइडलाइन ऑन सिक्योरिटी डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, इसको एसडीआई बोला जा रहा है। और ये रेगुलेटरी जो ऑरिजिनेटर है और अनरेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं सबके लिए एप्लीकेबल हो। अभी रेगुलेटरी ऑरिजिनेटर कौन है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके उससे उसके साथ ही जो एसडीआई है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बाकी फिर बाद में न्यूज़ पूरा कवर किया जाएगा, तब आपको पूरा पूरा न्यूज़ समझ आएगा। अब एसडीआई क्या रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इमेजिन अ बैंक गिव लोन टू लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सबको लोन दे रही है, होम लोन, कार लोन दे रही है। नाउ बैंक नहीं चाहता कि इंस्टेंट ऑफ वेटिंग फॉर मोर ईयर्स टू गेट दैट मनी थ्रू मंथली पेमेंट, ईएमआई के थ्रू पेमेंट है, बैंक नहीं रुकना चाह रहा, बैंक 20 साल नहीं रुकना चाह रहा, बैंक को जो है बोल रहे मुझे पैसा अभी का अभी चाहिए। तो बैंक क्या करता है कि जितने भी लोन है, जितने भी कार लोन है, होम लोन है, उसको इकट्ठा करता है और उसको सेल कर दिया जाता है इन्वेस्टर्स पर, ठीक है। बंडल बना के सेल किया जाता है इन्वेस्टर को, और उसी चीज़ को बुलाता है एसडीआई, उसी चीज़ को बुलाता है एसडीआई। अब ये लोन पैक जो है, ये इन्वेस्टर ने तो खरीद लिया, अब जो लोन का जो पैसा आएगा, जिसके अंदर अगर अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रहेगा, वो जो है इन्वेस्टर एज अ पैसा कमा सकता है। अब वो पैसा कहाँ पे आएगा, बैंक के पास आएगा, और बैंक जो है बाद में इन्वेस्टर को पैसा दे दी, ठीक है। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस रहता है एसडीआई का। अब बात करते हैं ऑरिजिनेटर क्या होता है। इन दी वर्ल्ड ऑफ एसडीआई, एन ऑरिजिनेटर इज द ओरिजिनल लैंडर। इसका नाम क्या होगा, जो ओरिजिनल लैंडर होगा, जैसे लोन जो दे रहा होगा, ठीक है, होम लोन दे रहा होगा, कार लोन दे रहा होगा, जो बैंक होगी, अब मान लेते हैं एसबीआई लोन दे रहा है, तो एसबीआई एज अ ओरिजिनल लेंडर के द्वारा काम करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है, पूरा पूरा सॉरी टर्म्स हैं, जो मैंने आपको समझा दिया, अब पूरा पूरा न्यूज़ समझाता हूँ। देखो मिनिमम टिकट साइज रखा गया है, ठीक है। तो जो भी एसडीआई, एसडीआई मतलब जहाँ पे लोन को पैक करके इन्वेस्टर को बेचा जाता है, तो उसमें बोला गया कि हर इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपये तक जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम जो है 1 करोड़ रुपये जो है इन्वेस्ट कर सकता है। तो बड़े बड़े प्लेयर्स ही आएंगे इसमें, छोटे छोटे तो रिटेल नहीं आएंगे, रिटेल जो प्लेयर्स नहीं है तो नहीं आएंगे, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वही आएंगे। और इसको जो है इशू किया जाएगा आरबीआई रेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा। और उसके साथ जो मिनिमम ऑरिजिनेटर एक्सपीरियंस है, बोला गया कि जो भी ये एसडीआई बेचेगा उसके लिए थोड़ा 3 साल का ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं नया नया बैंक बना है, नया नया स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई भी बैंक बना हो और वो आ गया कि हम जो है एसडीआई बेचने, तो वो पॉसिबल नहीं है। बोला कि 3 साल दो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए तभी कर पाओगे। उसका जो डीमेट रिक्वायरमेंट भी रखा गया कि जितने भी एसडीआई रहेंगे उनको इशू करना पड़ेगा और ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही, ठीक है। तो जो एसडीआई रहने वाला है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है सेबी का। उससे पब्लिक ऑफर ड्यूरेशन, पब्लिक कि पब्लिक को जो कल ही बताना पड़ेगा चीज़ों को बारे में, एसडीआई जो है आने वाला है। और ओपन रहना पड़ेगा एटलीस्ट 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक जो है एसडीआई ओपन रहना पड़ेगा। और ये मैक्सिमम जो है 10 दिन तक जा सकता है, ठीक है। मतलब 3 दिन से लेकर 10 दिन तक जो है एसडीआई ओपन रहेगा, जिसको भी खरीदना है वो खरीद सकता है, ठीक है। अगर ऑरिजिनेटर की मिनिमम रिटेंशन के बारे में बात करें, तो 10% ऑफ द पूल फॉर लोन ओवर 2 ईयर, ठीक है। तो मैक्सिमम रिटेंशन इतना हो सकता है। अगर लेस देन 2 ईयर रहेगा तो 5% ऑफ द लोन रहने वाला। अगर मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड बोलेंगे या समझेंगे तो आपको मिलेगा कि अगर लेस देन 2 ईयर रहेगा तो 3 महीने के लिए मिनिमम होल्डिंग हो सकती है। तो एसडीआई की अगर मोर देन 2 ईयर का लोन हो तो उस केस में 6 महीने की मिनिमम होल्डिंग रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है बेच सकता है दूसरी जगह। क्लीन अप कॉल के बारे में बात करें तो ये ऑप्शनल है, इसके अंतर्गत ओरिजिनल में रिपेट
अप टू 10% ऑफ द ओरिजिनल एसिड पूल, जो भी पूल रहेगा उसका 10% पे कर सकता है एज ऑप्शन के तौर पे। उसका ट्रांसफर थ्रेशोल्ड फॉर अनऑर्गेनाइज अनरेगुलेटेड ऑरिजिनेटर, जो अनरेगुलेटेड ऑरिजिनेटर है उनके लिए है कि मिनिमम 1 करोड़ रुपये सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे रूल्स तो एप्लीकेबल है ही, उसका 1 करोड़ जो है सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा डेटा है। और सीवी का न्यूज़ डेफिनेटली पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने ट्राई किया है कि क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्म में दे पाऊँ। और सीवी की तरफ से देखेंगे तो आपको सीधा ईजी क्वेश्चन मिलेगा। ज़्यादा सोचो मत क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या चीज़ें है एसडीआई, और बाकी सारे ये सारा डेटा है, तो इसको याद करते हुए चलो, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा याद करवाने के लिए। तब भी मैंने एक रिमेंबर ट्रिक बना के रखी है कि अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो तो 3 साल का रूल लगने वाला है, 10% का रिटेंशन, 3 से 10 दिन का ऑफर मिलने वाला है, और ये जो भी ट्रांजेक्शन होने वाली है वो डीमैट अकाउंट के थ्रू होगी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है होने वाली है, ठीक है। मैं ट्राई किया एक तरह से रिमेंबर ट्रिक दे के रखने की जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। अब नेक्स्ट न्यूज़ है बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि सेबी ने मेड किया है कंपल्सरी टू यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए बोला गया है सेबी के द्वारा, और ये जो भी पब्लिक डेट प्लेसमेंट है उसके लिए। इसके अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा जो भी रहने वाला है उसके अंदर रहने वाला है। अभी ईबीपी क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म होता है क्या, उसके बारे में समझते हैं। इट्स लाइक एन ऑनलाइन बिडिंग प्लेटफॉर्म वेयर कंपनी कैन राइज मनी बाय सेलिंग बॉन्ड। कंपनी जो है अपना पैसा राइज करती है बॉन्ड को सेल करके, ठीक है। लोन हो सकता है जो कि इन्वेस्टर से लिया हो, वो सब जो है सेल कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक बुक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, ठीक है। तो कुछ पहले पुराना रूल था, अब कुछ नया रूल रखा गया, उसको हम एक-एक करके कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो पहला रूल है, आप देख सकते हो इस टेबल में ओल्ड रूल लिखा है और नया रूल लिखा है। तो पुराना क्या रूल था और नया क्या रूल है उसको कवर करते हुए चलते हैं। जो ईबीपी जो थ्रेशोल्ड था एप्लीकेंट का, वो पहले 50 करोड़ या उससे ऊपर का था, और अब जो है 20 करोड़ और उसके ऊपर का रखा गया है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट टाइप कवरेज है वो पहले डेप्थ सिक्योरिटी में था सिर्फ, अब डेप्थ सिक्योरिटी एनसीआरपीएस उसके साथ जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड ये सबको भी रख दिया गया है। एनपीआरसीएस का मतलब क्या हुआ, नॉन कन्वर्टेबल रेमनेस प्रेफरेंस शेयर, इसका फुल फॉर्म यहाँ से देख सकते हो। उसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर के बारे में बात करें तो इसमें सिंगल फॉलो ऑन इशू ये सारे थे, और ये 3 ही थे, अब जो है सारे इंक्लूड है। और अगर बात करें कौन-कौन से नए-नए एंटिटीज़ इंक्लूड हुए हैं, इसके अंतर्गत आप देख सकते हो जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वो पहले कवर्ड नहीं था लेकिन अब जो कवर्ड है ईबीपी के अंतर्गत। और वॉलंटरी पहले कुछ ऐसा था नहीं, अब जो सीपीज़ रहेंगे, डीपीज़ रहेंगे, वो भी इसके अंतर्गत एप्लीकेबल है, ठीक है। देखो यार सेबी के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सेबी का न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है, पहले भी। तो इसके अंदर डिटेल में नहीं जाएँगे, और अगर समझ में रहेगा तो फिर मेरे को बता देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन कर लेना, टेलीग्राम में कुछ पूछना रहा तो वहाँ पे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया हो तो। अगर बात करें कि ये जो विंडो है अभी इमीडिएटली ओपन होने वाला है, और बाकी इसमें है नहीं कुछ ज़्यादा पढ़ाने लायक। वैसे मेरा है इफ़ मैनी इन्वेस्टर बिलीव एट द सेम टाइम, तो देन कंपनी विल गिव बॉन्ड प्रोपोर्शनली टू ईच, नॉट जस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे नहीं दिया जाएगा। अगर इन्वेस्टर्स सारे के सारे जो है जो प्राइस है उसी प्राइस में लेते हैं तो सबको जो है इक्वली जो है बाँटा जाएगा बॉन्ड को, ठीक है। तो ये चीज़ है ध्यान देना है। और बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस न्यूज़ में, जो मैंने आपको टेबल देकर रखा है ना, इसको पढ़ते हुए चलना। तो इसी के साथ हमारा जो मंथली मई महीने का आरबीआई मैपिंग हब के अंतर्गत हमने आरबीआई न्यूज़ पढ़ लिया और सेबी इन न्यूज़ पूरा का पूरा पढ़ लिया। ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है बैंक साथी टेलीग्राम ग्रुप में और mappingaffairs.com में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहना सेकंड चैनल। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट टाइम जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दूँ। अभी के लिए मैं रहता है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।